पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अमृत रणछोड़दास सेठ। तो कौन जो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1929 से पहले 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था और साइमन कमीशन के विरोध में व्यापक आंदोलन और व्यापक विरोध हुआ था और संघर्ष की लोकतांत्रिक भावना को जागृत किया गया था। यही मनोदशा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदर्शनों में प्रतिबिंबित हुई और गांधी जी की सक्रिय राजनीति में पुनः वापसी हुई और उन्होंने 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। अब उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं को एकजुट करना प्रारंभ कर दिया था। उनका पहला कदम कांग्रेस के उग्रवादी वामपंथी दल के साथ सामंजस्य को बिठाना था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और लाहौर अधिवेशन में एक नई क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हुई और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसलिए पहला विकल्प सही है। 31 दिसंबर 1929 के दिन स्वतंत्रता के नए तिरंगे झंडे को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, जिससे प्रत्येक वर्ष इसी तिथि तक आजादी तक मनाया गया था। इसमें लोग यह प्रतिज्ञा करते थे कि ब्रिटिश शासन के आगे झुकना मनुष्य और भगवान के विरुद्ध एक अपराध होगा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। इसमें संघर्ष के लिए कार्रवाई के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था। यह दायित्व महात्मा गांधी को सौंपा गया था कि कांग्रेस संगठन को गांधी जी के मार्गदर्शन के अधीन कर दिया गया। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिम्मरमैन योजना संबंधित थी। पहला है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने से, केंद्रीय कार्यकारी परिषद के माध्यम से संवैधानिक परिवर्तनों को लागू करने से, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली सभी भारतीय प्रेसों को नष्ट करने में, और चौथा है ब्रिटिश सरकार के प्रकोप से बचने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से होम रूल लीग का समर्थन करने से। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल इन लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित करना। दूसरा, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना को भड़काना। तीसरा है भारत में स्वयंसेवक और हथियार भेजना। चौथा था भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने और अंग्रेजों को वापस भगाने के लिए ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण का आयोजन करना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा क्रिस्टल मेज 2 संबंधित है। नवीन रूप खोजे गए एक रेड जायंट तारे में जो कभी कभी गैस और धूल कणों के विशाल बादलों का उत्सर्जन करता है। दूसरा है एक रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर से जिसकी सटीकता 95% है, जो मिली सेकंड में परिणाम प्रदर्शित करता है। तीसरा है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण से, और चौथा है अनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का फसल की एक किस्म से। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
सी ऑप्शन। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण से। हाल ही में वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर से अधिक है और इसे इजराइल के द्वारा विकसित किया गया था। यह वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और साथ ही लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को भी लक्षित कर सकती है। और अगर बात की जाए, हाल ही में खगोलविदों ने एक रेड जायंट तारे की भी खोज की है जो दूसरों से काफी भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। इन जायंट तारों को कहते हैं ओल्ड स्मोकर। ठीक है, इन जो रेड जायंट तारे हैं इनको ओल्ड स्मोकर कहते हैं। ये अनियमित अंतराल पर गैस और धूल कणों के विशाल बादलों का उत्सर्जन करते हैं और इसके विशाल प्रस्फुटनों के कारण ये तारे पृथ्वी से अस्थायी रूप से अदृश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प इसलिए सही नहीं है। अगर हम डीप फेक डिटेक्टर की बात करें तो डीप फेक डिटेक्टर जो है इसे जो डीप फेक तस्वीरों को या वीडियो को पकड़ लेता है कि हाँ ये तस्वीर या वीडियो जो है वो डीप फेक से बनाया गया है, तो इसका नाम है फेक चेकर और इसे इंटेल ने बनाया है। इसे इंटेल ने बनाया है। ठीक है, और इसकी विशेषता जो है वो रियल टाइम आधारित अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है और गलतियों को पता लगाने में इसकी सटीकता जो है वो 90 से 95% है। ठीक है, और जो यह वीडियो के पिक्सल में सूक्ष्म बदलाव का भी विश्लेषण करती है और इसी आधार पर यह कार्य करती है। और ठीक है, ये अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इस आयोग के साथ प्राथमिक मुद्दा यह था कि इसके सदस्यों में से कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और दूसरा है तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरेशन फेडरेशन ने इस आयोग की नियुक्ति का स्वागत किया और बाद में यह संगठन इसमें शामिल हो गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन जो है सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि 1927 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने जिस चुनाव में लेबर पार्टी के हाथों हार की आशंका थी, अचानक निर्णय लिया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य में संबंधित मुद्दों को एक अनुभवहीन और गैर जिम्मेदार लेबर पार्टी के सरकार के लिए नहीं छोड़ सकती। इसी कारण भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई और इसके अध्यक्ष के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। भारत में इसकी तत्काल और व्यापक प्रक्रिया हुई क्योंकि जिस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था उसके सदस्यों में से कोई भी एक भारतीय नहीं था, क्योंकि एक भी भारतीय को उन्होंने योग्य ही नहीं माना। यह भारत के लिए एक अपमानजनक बात थी और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और यह बात नरेंद्र दल के विचारों से सहमत लोगों के गले भी नहीं उतरी और इस आयोग के बहिष्कार का आह्वान किया गया, जिसके समर्थन में तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व वाले लिबरल फेडरेशन ने किया। और इसके साथ ही भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा भी इसमें शामिल थी। मुस्लिम लीग भी इस पर मतभेद था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बहिष्कार का समर्थन किया, जिनका लीग में बहुमत था। इसलिए पहला कथन जो है सही है, दूसरा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी जिसने बहिष्कार को एक लोकप्रिय जन आंदोलन में बदल दिया। मद्रास के अपने दिसंबर 1927 के अधिवेशन में कांग्रेस ने बहिष्कार का संकल्प पारित किया और वातावरण इतना उत्तेजनापूर्ण था कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, तो यह प्रस्ताव एक झटके में ही पारित हो गया। लेकिन गांधी जी ने 12 जून 1928 के यंग इंडिया में स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि बहिष्कार जैसे प्रस्ताव पारित करने तक ही सीमित नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव ही उचित जवाब है। आयोग की नियुक्ति को उचित उत्तर मिलना चाहिए। भाषण चाहे कितने भी बहादुरी भरे हों, घोषणा चाहे जितनी भी महासपूर्ण क्यों न हो, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 फरवरी 1928 को जैसे ही साइमन और उनके मित्र बंबई पहुंचे, कार्रवाई शुरू हो गई।
उसी दिन सभी प्रमुख नगर कस्बों में पूर्ण हड़ताल रही। लोगों ने सामूहिक प्रदर्शन में भाग लिया, काले झंडे दिखाए गए। मद्रास में प्रदर्शनकारियों का पुलिस के साथ टकराव हुआ, गोली चली और कुछ आदमी भी मारे गए। जहां कुछ आदमी मारे गए, उस स्थान पर जाने से टी प्रकाशम को रोकने की कोशिश की गई। उनके बंदूकों के सामने वो डटकर खड़े हुए। उनका ऐसा करना लोगों की विद्रोही चेतना का प्रतीक था। साइमन जहां भी गया, चाहे कलकत्ता हो, चाहे लाहौर हो, चाहे लखनऊ हो, या विजयवाड़ा हो, या पूना हो, सभी स्थानों पर विशाल जनसमूह ने काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया और लगातार अवज्ञा के नए नए तरीके इजाद किए गए। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू वल्लभ पंत को पुलिस ने लाठियों से पीटा। लेकिन लाहौर में सबसे बुरी घटना घटी जब गरम दल के नायक और पंजाब के अत्यंत प्रतिष्ठित नेता लाला लाजपत राय को 30 अक्टूबर की लाठी से सीने में भयंकर चोट लगी और 17 नवंबर 1928 को चोटों के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। नौजवानों की पीढ़ी को साइमन आयोग के बहिष्कार के कारण राजनीतिक कार्रवाई का आरंभिक अनुभव हुआ। इस प्रतिरोध में नौजवान लोगों की अत्यंत भूमिका सक्रिय थी। उन्हीं के कारण आंदोलन में कुछ अधिक जुझारूपन आया और 1927 में ही समूचे देश के नौजवानों ने आंदोलन में अपना आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन साइमन कमीशन के आयोग के बहिष्कार के कारण एकाएक नौजवानों के संगठन और संघ बनने लगे। आंदोलन की इस नई लहर में नौजवानों छात्रों के बीच से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता उभरे। ठीक है, अगला प्रश्न है 1946 की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि प्रारंभ में इसका गठन केवल कांग्रेस सदस्यों के द्वारा किया गया था और अंतरिम सरकार वायसराय और लंदन के ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर सकती थी। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। और पहला और दूसरा जो है दोनों कथन जो है सही है, क्योंकि 1945 के चुनाव के बाद सरकार के पास सामने यह दुविधा थी कि क्या आगे बढ़कर कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार बनाई जाए या योजना पर लीग की सहमति का इंतजार किया जाए। बेबल, जिन्होंने एक वर्ष पहले शिमला सम्मेलन में दूसरे मार्ग का विकल्प चुना था, फिर से वही करना चाहते थे। लेकिन सरकार जो भारत सचिव थे, उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस के सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके वास्तविक प्रमुख नेहरू थे। इसलिए पहला कथन जो है सही है। यह लीग की जिद के विरुद्ध था और सभी समझौते उसे स्वीकार होने चाहिए। वेबल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया मुस्लिम लीग को, लेकिन इसने कैबिनेट मिशन की योजना के दीर्घकालिक प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया और सीधी कार्यवाही की नीति नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश से मांग की कि लीग को अंतरिम सरकार में अपना रवैया बदलना होगा या छोड़ना होगा। यह मांग लीग के सदस्यों के शपथ लेने के समय से ही उठ रही थी। लियाकत अली खान को लीग के सभी सदस्य उम्मीदवार दोयम दर्जे के थे, जो दर्शाता था कि दाव पर सत्ता थी, न कि देश चलाने की जिम्मेदारी थी। अंतरिम सरकार को दी गई स्वतंत्रता के बावजूद यह केवल वायसराय और लंदन की ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत ही कार्य कर सकती थी। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? कि इसने भारत के प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत स्थापित किया, इसने भारतीय सदस्यों को वित्तीय मामलों पर मत देने का अधिकार प्रदान किया, इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की, इसने वायसराय को विधायी निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति प्रदान की। तो कौन सा कथन जो है मतलब की विशेषता है 1892 के अधिनियम की? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के कई प्रावधान थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों का विस्तार किया। इस विस्तार से अधिक संख्या में भारतीय प्रतिनिधि को विधायी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला और इनमें से कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा चुना जा सकता था, लेकिन अधिकारियों का बहुमत बना रहा। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। अधिनियम के अन्य विशेषताओं में से एक विधान
एक विधान परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों को शामिल करना था। गैर आधिकारिक सदस्य वह व्यक्ति थे जो सरकारी नौकरशाह का हिस्सा नहीं थे। इन्हें स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, अन्य संगठनों के द्वारा नामांकित किया जाना था। इसी अधिनियम ने विधान परिषद के बजट और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की। हालांकि इसने मत देने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए इसका विकल्प सी सही है और विकल्प बी जो है वो गलत है। और इसने वायसराय की विधायी निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति प्रदान की। और ये जो डी ऑप्शन है यह पिट्स इंडिया एक्ट से लिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के गवर्नर की काउंसिल की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जानी थी और उसे बहुमत के निर्णयों को वीटो करने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।